अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका एडवाइज़र आफ्ताब शकील। बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट्स किए। हर बंदा जो है ना वो एक डिफरेंट इंतकाल के मतलब मुझसे सवाल करता है कि हिब्बा के इंतकाल की कितनी फ़ी होती है, बैक के इंतकाल की कितनी फ़ी होती है, तकसीम के इंतकाल की कितनी फ़ी होती है, आर एन के इंतकाल की कितनी फ़ी होती है। तो हर बंदा जो है ना सेपरेट से मुझे इंतकालात की फ़ी के मतलब पूछ रहा है। ये वीडियो बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है, इस वीडियो को स्किप नहीं करना। अगर आप ये सारी वीडियो देख लेते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि कौन से इंतकाल की कितनी फ़ी होती है, और आपके दिमाग में एक बात बैठ जाएगी कि आप जो टाउन माफिया या आप किसी एजेंट का जिसका सहारा लेते हैं कि वो आपके साथ किस किस्म का और कितने पैसों का फ्रॉड करता है, आप जो है ना वो हर किस्म के फ्रॉड से जो है ना बच जाएंगे। आपको खुद से अपनी इंतकालात की फ़ी की कैलकुलेशन आ जाएगी और आपको पता चल जाएगा कि मैंने इसकी इतनी फ़ी जमा करवानी है और जिस मैं एजेंट या टाउन माफिया का सहारा ले रहा हूँ उसको मैंने इतना इजाफी 500 या 1000 देना है। तो आपको नहीं पता, क्योंकि आप लोगों को फ़ीस निकालने का नहीं पता, आपको फ़ीसों का नहीं पता होता, तो वो आपसे जो है ना हज़ारों रुपए फ़ीस की मद में भी बटोर जाते हैं और उसके अलावा अपने सर्विस चार्जेस भी वो आपसे वो जो है ना वो हज़ारों रुपये ले जाते हैं। तो आपको जो है ना वो फ़ायदा की बजाय बल्कि डबल नुकसान होता है। अगर आप इसको देख लेते हैं आपको फ़ी कैलकुलेशन करना आ जाएगी, आपको हर इंतकाल के मतलब पता चल जाएगा। तो अब हम देखते हैं जी इंतकालात की फ़ी जो है वो कितनी होती है। ये जी हमारे पास शेड्यूल फ़ीस इंतकालात बराए माली साल 2020-21, मतलब ये 2021 जो है वो 30 जून तक जो है ये वैलिड होगा। 30 जून के बाद जुलाई में जो है वो नया जो है ना वो शेड्यूल आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले नंबर पे है जी बै। ये सबसे ऊपर लिखा हुआ है जी इंतकाल किस्म, यहाँ पे जितनी किस्म के इंतकाल है वो सब लिखे हुए हैं। ये पहले नंबर पे बै का इंतकाल है। अब यहाँ पे लिखा जी इंतकाल फीस मुश्तरी। दो चीज़ें समझ ले, जो बंदा जगह फ़रोख्त करता है उसको बया कहते हैं। जब जहाँ पे भी बया का लफ्ज़ आएगा तो वो जगह बेचने वाले को कहेंगे। ठीक है, महकमा माल में बया बेचने वाले को कहते हैं। जहां पर भी मुश्तरी का लफ्ज़ आएगा, मुश्तरी वो बंदा होता है जो जगह खरीद रहा होता है। अब कोई बंदा अगर बै का इंतकाल करवाता है तो 3% उसके इंतकाल की फ़ी होती है। ठीक है, यानी अगर उसने 10 लाख रुपए का इंतकाल करवाया तो 10 लाख का 3% जो है 30,000 रुपये उसने वो जमा करवाना है। ठीक है, उसके बाद उसकी 1% फीस जमा होती है ज़िला कौंसल फ़ी, ये भी मुश्तरी जमा करवाता है। ज़िला कौंसल फ़ी कौन सी होती है? TMA फीस होती है, यानी जिस TMA के हदूद में आपका वो रकबा आ रहा है वो आपसे 1% लेते हैं। वो 1% किस चीज़ की लेते हैं कि वो जो है आपको जो है वो सीवरेज का निज़ाम देते हैं, वो आपके जो है एरिया का जो है ना वो कूड़ा क्रिकेट उठाते हैं, सफाई का ख्याल रखते हैं, वो आपको जो है ना वो बाकी सहूलियात फ्राहम करते हैं जैसे सस्ता बाज़ार वगैरह की सहूलियात और टाउन की जितनी भी सहूलियात हैं, वाटर सप्लाई हो गया, तो वो इस मद में 1% जो फ़ी है वो उनको जाती है। उसके बाद क्या आ गया जी FBR एडवांस टैक्स। ठीक है, ये 236K के नाम से जाना जाता है, ये भी मुश्तरी जमा कराता है। अब इसमें फाइलर और नॉन फाइलर है। फाइलर वो बंदा होता है जिसने अपना NTN यानी नेशनल टैक्स नंबर बनवाया होता है। हर साल वो गवर्नमेंट को टैक्स पे करता है, गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में उसका NTN नंबर रजिस्टर्ड होता है जिसके बिहार पर वो हर साल टैक्स जमा करवाता है, उसको फाइलर कहा जाता है। नॉन फाइलर वो बंदा होता है जिसने कोई NTN नंबर नहीं बनवाया होता, वो कोई हर साल गवर्नमेंट को टैक्स नहीं पे करता, तो गवर्नमेंट के कागजात में उसका कोई टैक्स का इंदराज नहीं होता। अगर तो वो बंदा फाइलर है, मुश्तरी जो जगह खरीद रहा है, फिर तो वो उसको ये सहूलत है कि वो 1% फ़ीस जमा करवाएगा। अगर वो नॉन फाइलर है तो फिर वो 2% जमा करवाएगा। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो फाइलर होते हैं उनसे भी ये एजेंट और टाउट माफिया जो है ना वो 2% के हिसाब से ले जाते हैं। तो यहाँ पे जो है ना अगर 10 लाख का जो है उसका वो इंतकाल हो रहा है तो 10 लाख का 1% जो है वो 10,000 रुपये बन रहा है। तो अब अगर उसने 2% लिया तो वो तो बन गया 20,000, यानी 10,000 की तो उसकी सीधी सीधी दिहाड़ी लग गई यहाँ पे। इसी तरह से FBR टैक्स है गेन टैक्स। गेन टैक्स क्या होता है ये समझ लें, अगर आपने कोई रकबा खरीदा है तो वो उसको आप 4 साल के अंदर अंदर आप फ़रोख्त कर रहे हैं, तो वो गवर्नमेंट ये समझती है कि इस बंदे ने जो रकबा खरीदा था अब ये 4 साल के अंदर अंदर फ़रोख्त कर रहा है, इसका मतलब ये है कि इसको इस रकबे पे मुनाफा मिल रहा है।
तो अगर ये मुनाफा कमा रहा है, इनकम कमा रहा है, तो इसके ऊपर टैक्स देना इसका बनता है। तो मुनाफा किसको मिल रहा था? बाया को, सेल करने वाले को। तो अगर वो फाइलर है तो वो भी 1% जमा कराएगा, अगर नॉन फाइलर है तो 2% जमा करवाएगा। ठीक है, तो ये होगी 3%, ये 1%, ये 4% होगी। अगर वो नॉन फाइलर है तो 4 2 6 और 2 8% वो बंदा फीस जमा करवाएगा। मुश्तरी 6% जमा करवाएगा, 2% जो है अगर गेन टैक्स लगता है तो बाया जमा करवाएगा। अगर 4 साल के बाद वो जगह सेल कर रहा है तो फिर उसके ऊपर ये गेन टैक्स नहीं लगता। अब यहाँ पे दो चीज़ें हो रही होती हैं, लोगों को पता नहीं होता कि गेन टैक्स कब लागू होता है। तो जो एजेंट या टाउट माफिया उन्होंने जो है वो सिलेक्ट किया होता है, तो वो पहले नंबर पे क्या करता है, फाइलर से 1% की बजाय 2% ले लेता है। वहाँ पे उसने अपनी दिहाड़ी सीधी कर ली। दूसरा, अगर वो 4 साल के बाद जगह सेल कर रहा है तो वो फिर भी उनसे जो गेन टैक्स ले लेता है, वो कहता है जी आपका गेन टैक्स जमा होना है। अब लोग चलान तो जमा करते नहीं है, उनको तो मतलब होता है रजिस्ट्री के साथ या इंतकाल के साथ कि हमें इंतकाल होकर हमारे हाथ में आ जाए। तो आप देख लें, अगर वो यहाँ पे 2% उससे 20,000 रुपये गेन टैक्स ले लेता जो जमा ही नहीं करवाना, 10,000 की उसने यहाँ पे लगा ली, 30,000 की तो उसने आराम से यहाँ पे लगा ली और आपको पता भी ना चला, और आपसे उसने कहा जी मुझे जो दिल करेगा आप दे देना। जब आप देने जाते हो तो फिर कहता है जी नहीं जी मेरा 10,000 खर्चा आया, मेरा 15,000 खर्चा आया, फिर वो भी आपसे ले लेता है। यानी वो बंदा 50 से 60,000 रुपये आपसे लूट के ले रहा है, सिर्फ इस बात पे कि आपको ये नहीं पता कि इंतकाल की कितनी फीस जमा करवानी है कितनी नहीं है। इस बात पे आप लोगों से लुट रहे हैं। इसलिए तो इन लोगों की जो है बड़ी कोठियाँ, बड़ी गाड़ियाँ, और आप लोग नीचे से नीचे जा रहे हैं। तो इन चीज़ों को आप लोगों के लिए समझना नहायत ज़रूरी है, इन चीज़ों को ज़रूर समझें। और अराजी रिकॉर्ड सेंटर की 500 रुपये फीस होगी जो इसमें ऐड होगी। ये 3% और ये 5%, ये दोनों चलान अराजी रिकॉर्ड सेंटर वाले बना के देंगे। वो वहाँ पे साथ ही BOP उनका बैंक होता है, वहाँ पे नुमाइंदा बैठा होता है, वहाँ पे आपने जमा करवानी है। ये 1% TMA ऑफिस जमा करवानी है। ये 2% ये FBR गेन टैक्स और FBR एडवांस टैक्स ये नेशनल बैंक में जमा होंगी। ठीक है, ये FBR की है। दूसरे नंबर पे आ जाता जी हिब्बा जायज़ वारसान। जायज़ वारसान कौन होते हैं? जैसे वालद बेटी को या बेटे को अपनी जगह गिफ्ट करे, इसी तरह से वालदा अपनी बेटी को या बेटे को जगह गिफ्ट करे, या बेटी अपने बाप को वालद को गिफ्ट करे, या बेटा अपने वालद को या बाप को गिफ्ट करे। यानी जो ब्लड रिलेशन है ये हिब्बा जायज़ वारसान में आ जाते हैं। अब इसकी फ़ीस सिर्फ कितनी होती है? सिर्फ 1,000 होती है। ये सर्विस सेंटर चार्जेस 500 रुपये होते हैं। 500 रुपये जो है वो इनके सर्विस उसके होते हैं चलान के, यानी इंतकाल की फ़ीस होती है। अगर सर्विस सेंटर से ये करवाएंगे, राजी रिकॉर्ड सेंटर से करवाएंगे तो सिर्फ 1,000 रुपये फ़ीस होगी। अगर पटवारी से करवाएंगे इसकी सिर्फ 300 रुपये फ़ीस होगी। ठीक है, तो पटवारी आपसे क्या करता है कि पटवारी आपसे इसके हज़ारों रुपये बल्कि लाखों में भी ले लेता है। ठीक है, अगर कोई बड़ा इंतकाल होगा कनालों में, बहुत ज़्यादा कनालों में, वो लाखों में भी ले लेगा। अगर कोई छोटा इंतकाल होगा तो वो हज़ारों में लेगा। तो जिसकी फ़ीस सिर्फ पटवारी की 300 रुपये और जो है वो लैंड रिकॉर्ड राजी रिकॉर्ड सेंटर की सिर्फ 1,000 रुपये फ़ी होती है। ठीक है, तो हमें पता नहीं होता, हमें इल्म नहीं होता, जिसकी वजह से हम जो है इतनी फ़ीस दे के हम बस इतनी सी बात पे खुश हो जाते हैं ये ज़मीन हमारे नाम पे लग गई है, लेकिन हम जो है ना वो ये नहीं पता कि हमारी जेब से पैसे किस तरह से जा रहे हैं। इसी तरह से आ जाएगा हिब्बा जायज़ वारसान सकनी रकबा। अब जो ज़रई रकबा है उसकी फ़ीस जो है ना, जितना भी ज़रई रकबा है जो काबिल काश्त है उसकी फ़ीस सिर्फ 1,000 रुपये होगी। लेकिन जो सकनी रकबा है जो काबिल राइश है, जिसके अंदर राइश रखी जाएगी, उसकी फ़ीस 1,000 रुपये नहीं होगी। उसकी फ़ीस जो है वो 3% जमा होगी। 3% किस चीज़ पे जमा होगी? जो 2020-21 यानी जो मुतलका साल है उसका जो DC रेट, जो शेड्यूल रेट गवर्नमेंट निकाला होगा उसका 3% निकाला जाएगा। ठीक है, या उसका 3% निकाला जाएगा, या दूसरा ये है कि वो आपसे हिब्बा में तो नहीं पूछते, अगर आपने बैंक का इंतकाल करवाया तो वो आपसे पूछेंगे आपने ज़मीन कितने की सेल की है। अगर उसका शेड्यूल रेट 5 लाख बन रहा है, आप कहते हैं जी मैंने 10 लाख में ली है, तो फिर आपको 10 लाख के हिसाब से करवाना पड़ेगा। इसी तरह से 3% शेड्यूल रेट के मुताबिक, अब फॉर एग्जाम्पल शेड्यूल रेट बन रहा है 1 लाख रुपये, उसका 3% बनेगा 3,000, और 500 रुपये जो है वो सर्विस सेंटर की फ़ी होगी। और ये 3,000 और 500 यानी 3,500 रुपये आपने जो है वो
उधर ही राजिर कार सेंटर के साथ बैंक का नुमाइंदा बैठा उधर जमा करवा देने हैं। अगर पटवारी है तो पटवारी की जो फीस होगी 300 रुपये होगी, इस इंतकाल की 3% ये होगी, 3,300 रुपये सिर्फ उसकी फ़ी होगी, ठीक है, इससे ज़्यादा इसकी कोई फ़ी नहीं होगी। अब आ जाता है जी हिब्बा गैर वारसान। गैर वारसान क्या होते हैं जी? गैर वारसान हो सकता है जैसे आपने चची को, खाला को, मामू को, नाना को, दादी को, ठीक है, इसके दरमियान अगर आपकी वालदा और वालद ज़िंदा है, ठीक है, तो अगर वालद ज़िंदा है तो फिर दादा को, अगर नानी ज़िंदा है तो वालदा ज़िंदा है तो नानी को, तो पुप्पो को, अगर आप उनको रकबा गिफ्ट करते हैं या वो आपको रकबा गिफ्ट करते हैं तो ये आ जाता है जी गैर वारसान में। इनका जो है ना वो ब्लड रिलेशन नहीं है, ठीक है, तो ये गैर वारसान में आ जाएगा। गैर वारसान और बै की फ़ी जो है ना तकरीबन सेम होती है, थोड़ा बहुत फ़र्क होता है। इसलिए जब भी गैर वारसान की बात आती है तो कंप्यूटर सेंटर वाले या पटवारी यही मशवरा देता है कि आप इसका बै का इंतकाल कराओ। फीसें तो आपने जो है उतनी ही जमा करवानी है। उसमें बेनिफिट ये होगा कि अगर कल को कोई भी बंदा उठ के आपके इस हिब्बा के खिलाफ अदालत में दावा करता है तो वो उसका दावा जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा, खारिज हो जाएगा। अगर एक्सेप्ट होगा भी तो वो आपके हक में होगा। हिब्बा की भी 3% होती है जी इंतकाल फीस, जिसको स्टैम्प ड्यूटी कहते हैं, और 1% ज़िला कौंसल की, और एडवांस टैक्स अगर फाइलर है 1%, अगर नॉन फाइलर है 2%, गेन टैक्स बाया ने जमा करवाना है, अगर फाइलर है 1%, नॉन फाइलर है 2%, और 500 रुपये जो है वो राजिर कार्ड सेंटर की फ़ी होती है, सर्विस सेंटर चार्जेस होते हैं, ठीक है। इसी तरह आ जाती है विरासत। जब भी आपने विरासत करवानी है, विरासत की भी अगर कंप्यूटर सेंटर से करवाते हैं उसकी फ़ीस 1000 रुपये होती है, ठीक है। अगर आप पटवारी से करवाते हैं उसकी फ़ीस सिर्फ 300 रुपये होती है। तो विरासत का भी जब हम विरासत करवाते हैं, नए नए वालिद साहब फोत हुए होते हैं, वालदा फोत हुई होती हैं, नई नई हमारे सर पे ज़िम्मेदारी पड़ी होती है, हमें पता नहीं होता कि विरासत करवाने का क्या तरीकाकार है, फिर हम बाके टॉड माफिया या एजेंट का सहारा लेते हैं, तो वो हमें कहते हैं जी आपकी विरासत तो होगी 30,000 में। तो फिर हम सब बहन भाइयों से इकट्ठा करते हैं, लो जी 5,000 तुसी दो, 5 तुसी दो, वो तो विरासत करवानी है। 30,000 हम उसको दे आते हैं, हमें ये नहीं पता होता उसकी फ़ीस सिर्फ 1,000 रुपये थी। तो 30,000 ये वो ले लेता है, अपने चार्जेस वो लहदा से ले लेता है, तो वो आपको लूट लेता है। तो इसलिए विरासत अगर कंप्यूटर सेंटर से करवाते हैं सिर्फ 1,000 रुपये फ़ी है, अगर पटवारी से करवाते हैं तो सिर्फ 300 रुपये फ़ी है। इसी तरह से आरडैन, यानी आरडैन क्या होता है कि आपने बैंक से कर्जा लेना। आड़ कहते हैं रुकावट, रहन कहते हैं किसी चीज़ को अपने पास अपने कब्जे में रख लेना। तो बैंक जो है वो जिस बंदे को कर्जा दे रहा है उसके अंदर एक आड़ बन जाता है, ठीक है, कि उस बंदे ने अपनी ज़मीन, इतनी ज़मीन के एवज मुझसे कर्जा लिया। अगर आप आरडैन का इंतकाल करवाते हैं तो इसकी भी 1,000 रुपये फ़ी होती है। अब ज़िम्मेदार लोग जो नए नए ज़िम्मेदार होते हैं या जिन्होंने कभी बैंक से कर्जा नहीं लिया होता, उनके साथ भी यही मामला पेश आता है कि वो एजेंट या हम टाउन माफिया का सहारा लेते हैं, तो वो भी उनसे जो है ना वो 5-10 हज़ार 15 हज़ार लेके उनको आरडैन का इंतकाल करवा के देते हैं। तो इसकी भी अगर पटवारी से करवाएंगे सिर्फ 300 रुपये फ़ी है, अगर कंप्यूटर सेंटर से करवाएंगे तो 1,000 फ़ी है। फ़क आर्डन, फ़क आर्डन क्या होता है कि जब आप बैंक का कर्जा वापस कर देते हैं तो आप अपनी ज़मीन जो है ना वो छुड़वाने जाते हैं। तो ज़मीन छुड़वाने के लिए आपको फिर जाके राजिर कार्ड सेंटर या पटवारी से इंतकाल करवाना पड़ता है। इसकी भी कंप्यूटर सेंटर से 1,000 रुपये फ़ी होती है और जो है वो पटवारी से सिर्फ 300 रुपये। तकसीम का इंतकाल जी, अब अगर किसी बंदे के घर की तकसीम सही नहीं हुई या मुश्तरका खाता है उसका रकबा ज़री रकबा उसकी तकसीम सही नहीं हुई तो वो जो है वो तकसीम का इंतकाल करवाना चाहता है, यानी उसको कानूनी हैसियत हासिल करवाना चाहता है। वो कहता है कि मैं जो है वो तहसीलदार से या राजिर कार्ड सेंटर से ADLR से इस तकसीम का इंतकाल करवा लूँ, वहाँ पे डॉक्यूमेंट के अंदर बाकायदा मेरा तकसीम का इंतकाल हो जाएगा, मुझे पता चल जाएगा कि मैं कौन सी खेवड़, कौन सी खतूनी, कौन से खसरे में कितना मालिक हूँ और मेरे पास रकबा कौन सा आएगा। तो उसकी भी इंतकाल करवाने की फ़ीस सिर्फ 1,000 रुपये होती है। किसी को खुदारा इजाफी पैसे ना दें। हम लोगों ने खुद अपने माशरे को ख़राब किया हुआ है कि हम चीज़ों को सीखते नहीं हैं, सिर्फ बंदा ढूंढते हैं जी जो हमारा फ़ौरन काम करवाए। फिर हम बाद में कहते हैं जी, जब हमें बाद में पता चलता है इसकी इतनी फ़ीस है तो फिर कहते हैं उस बंदे ने हमें लूट लिया, हमारे साथ उस बंदे ने ज़्यादती की है। इसी तरह आ जाता है जी तबादले का इंतकाल। तबादले का इंतकाल क्या होता है कि किसी बंदे का रकबा जो है वो उसका फॉर एग्ज़ाम्पल एक गाँव में है वो दावन में, ठीक है,
दूसरे बंदे का रकबा जो है वो दामन की बैक साइड पे है, पहले बंदे का रकबा दामन की फ्रंट साइड पे है। अब दोनों के रकबे जो है ना एक दूसरे के अपोजिट साइड पे हैं। तो पहला बंदा जो है वो दूसरे बंदे से कहता है कि मेरा जहाँ पे रकबा है उसके साथ में तुम्हारा रकबा है, और जहाँ पे तुम्हारा रकबा है उसके साथ में मेरा रकबा है। तो हम ऐसा कर लेते हैं कि हम आपस में जगह का तबादला कर लेते हैं। उसमें ये बेनिफिट होगा कि आपका रकबा, मेरे वाला रकबा आपके रकबे के साथ मिल जाएगा और आपका रकबा मेरे रकबे के साथ मिल जाएगा। मुझे उधर आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको इधर आने की ज़रूरत पड़ेगी, और हम जो है ना अपना अपना रकबा जो है ना वो हंसी खुशी से जो है ना वो उसकी काश्तकारी करते रहेंगे। तो उसके लिए जो है वो 3% जो है वो स्टैम्प ड्यूटी होती है, 1% वही नॉन फाइलर, और 2% जो है वो 1% जो है फाइलर और 2% नॉन फाइलर। इसी तरह से 1% जो है वो नॉन फाइलर और 2% फाइलर। 500 रुपये जो है वो राजी रिकॉर्ड सेंटर की फ़ी होती है। तो इसमें अब पता क्या इन्होंने किया है, इसमें इन्होंने ये जो 3% ये लिखी है ना, ये बाय एडवांस टैक्स और ये इसकी ये वाली, ठीक है। तो इसमें क्या है कि इसमें TMA की फ़ीस नहीं है, सिर्फ TMA के अलावा बाकी आपको FBR भी जमा करवाना पड़ता है। अगर उसने रकबा 4 साल के अंदर अंदर ख़रीदा है, दोनों में से उनको गेन टैक्स भी जमा करवाना पड़ेगा और 3% स्टैम्प ड्यूटी भी जमा करवानी पड़ेगी। तो इसकी ये फ़ी होगी। इश्तराक का इंतकाल, इश्तराक क्या होता है कि एक बंदे का रकबा जो है ना वो मुख्तलिफ जगह में जो है ना बिखरा पड़ा हुआ है। तो वो क्या कहता है जी, वो कहता है जी मैं महकमा माल में जाके ना इसको मैं इकट्ठा करवा के इसकी एक ही खेवड़ में बनवा लेता हूँ, ठीक है। तो वो जाके महकमा माल में जाके एप्लीकेशन देता है कि मेरा रकबा फ़लाँ जगह पर जो है ना बिखरा पड़ा हुआ है, तो लिहाजा इसको इश्तराक करके इसको एक ही खेवड़ में जो है ना वो कर दिया जाए। तो उसके इंतकाल की फ़ीस भी सिर्फ 1000 रुपये उसकी फ़ी होती है, इसके अलावा कोई फ़ी उसकी नहीं होती। नाम दुरुस्तगी, नाम दुरुस्तगी के नाम पर आपसे एजेंट और माफिया जो है ना बड़े पैसे कमाते हैं, और आप लोग भी परेशान हो जाते हैं। वो कहता है जी आपका नाम गलत है, वो रकबा तो आपके नाम पे ही नहीं बोल रहा, तो वो तो आपका है ही नहीं है, तो आपका तो लाखों करोड़ों का रकबा आपके हाथ से निकल जाना है, आपके तो नाम पे ही नहीं है, तो आपका नाम गलत लिखा है। तो मैं आपका नाम दुरुस्त करवा देता हूँ, लेकिन मैं आपसे नाम दुरुस्त करवाने के लिए 1 लाख रुपये लूँगा, 1.5 लाख रुपये लूँगा। तो आप कहते हैं जी इतने पैसे, उसने वो कहता है नहीं जी इतने पैसे नहीं, आप देखो तो सही आपकी करोड़ रुपये की जगह 1 लाख रुपये को ना आप देखो, आप करोड़ की जगह को देखो। तो आप लोग हंस के पैसे दे देते हैं। मेरा भाई नाम दुरुस्तगी की कोई फ़ी नहीं है, किसी भी कंप्यूटर सेंटर में कोई फ़ी नहीं है, किसी पटवारी के पास कोई फ़ी नहीं है। इसकी फर बदर सेहतनामा होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। यहाँ पे इन्होंने 500 रुपये लिखा हुआ है, ये भी नहीं है, ये गलती से लिखा गया, ठीक है। ये 500 रुपये भी इसकी फ़ी नहीं है, ज़ीरो फ़ी है इसकी, कोई फ़ी नहीं है नाम दुरुस्तगी की। जब भी आप नाम दुरुस्तगी करवाएं, किसी का भी सहारा लें, उससे बात करें कि हम आपके सर्विस चार्जेस देंगे, लेकिन नाम दुरुस्तगी की कोई फ़ी नहीं है। बल्कि आप खुद जाएं, मेरी एक वीडियो एक इंतकाल के मतलब जो है ना चैनल पे अपलोड हुई पड़ी है, जाके देखें, उस पर चेक करें कि किस तरीके से आप कंप्यूटर सेंटर से नाम दुरुस्त करवा सकते हैं, किस तरीके से पटवारी से दुरुस्त करवा सकते हैं। मैंने कंप्यूटर सेंटर में इंटर होने से कंप्यूटर नाम दुरुस्त करवा के बाहर निकलने तक हर स्टेप को बाय पिक्चर मैंने जो है ना वो बयान किया हुआ अपनी इसमें। उसके बाद आ जाता है डिग्री। डिग्री क्या है जी, डिग्री जो भी अदालत से आपकी डिग्री होके आती है, तमील मुख्तस की डिग्री आती है, करार हक की डिग्री आती है, यानी कोई भी किसी किस्म की भी डिग्री आपकी अदालत से होके आती है, जब आप उस डिग्री का इंतकाल करवाएंगे उसकी स्टैम्प ड्यूटी जो है 3% के बजाय 4% होगी, ठीक है। यानी जो 1% TMA की है वो इसमें जमा कर लें कि वो 4% होगी। नॉन फाइलर 2% एडवांस टैक्स जमा करवाएगा, फाइलर 1% करवाएगा। नॉन फाइलर गेन टैक्स 2% जमा करवाएगा, फाइलर 1 करवाएगा, और 500 रुपये जो है वो अराजी रिकॉर्ड सेंटर के सर्विस चार्जेस होंगे। ये जो इंतकालात का मैंने आपको शेड्यूल बताया, ये किसी एक कंप्यूटर सेंटर का नहीं है, पूरे पंजाब का सेम जो है ना वो स्केड्यूल है, बिल्कुल यही शेड्यूल रेट है पूरे पंजाब का। इसी के मुताबिक फीसें जमा होती हैं। किसी शहर, किसी गांव, किसी एरिया, किसी में भी कमी बेशी नहीं है। अगर आपके साथ कोई कमी बेशी करता है तो उसको बोलें जी इससे बढ़ के है ही नहीं है, आप किस तरह से आप मेरे साथ ये कर रहे हो, मुझे इसका प्रूफ दें, ठीक है। और एक और चीज़ बता दूं, जो अर्बन एरिया है, अर्बन एरिया का 2% जो इजाफी जमा होता है, ठीक है, उसको CVT कहते हैं, ठीक है। उसको वो कैपिटल टैक्स होता है।
वो CVT जमा होता है सिर्फ अर्बन एरिया का, जो रूरल एरिया उसका वो 2% नहीं जमा होता। उसके बाद क्या है जी, उसके बाद आप अराजी रिकॉर्ड सेंटर से अगर कोई भी फर्द लेने जाते हैं, उसकी 350 रुपये जो है ना उनके सर्विस चार्जेस होते हैं और 50 रुपये फ़ी खतूनी होता है। ठीक है, जितनी खतूनियों की आप फ़र्द लेंगे उतनी खतूनियों का आपने 50 से ज़रब दे लेना है, प्लस 350 कर लेने हैं, आपके पास एग्जैक्ट अमाउंट आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद क्या है जी, पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी ने एक जो है ना वो सर्विस का आगाज़ किया जिसको एक्सप्रेस सर्विस कहते हैं। इसमें क्या होता है कि कोई भी बंदा जो है वो चाहता है कि मुझे लाइन में ना लगना पड़े, टोकन ना लेना पड़े, अपॉइंटमेंट लेनी पड़े, इंतज़ार ना करना पड़े, वो फ़ौरन जो है वो अराजी रिकॉर्ड सेंटर जाएँ, वो जाके वहाँ पे बोलें एक्सप्रेस सर्विस लेनी है, वो उनसे 1500 रुपये इजाफी चार्जेस लेंगे और ये वाले चार्जेस इजाफी लेंगे, ये वाले साथ लेंगे और 1500 इजाफी लेके उसको उसी टाइम जो सर्विस दे के फ़ारग कर देंगे। इसी तरह इंतकाल करवाना है 5000 रुपये इजाफी लेंगे, बाकी कोई भी इनमें से इंतकाल कराना है उसकी ये फीसें सेपरेट से लगेंगी। उसके बाद क्या है कि बहुत सारी जगह पे देखने आया है कि पटवारी, टाउट माफिया या जो है एजेंट जो है ना वो ये बहाना भी करते हैं जी, आपका जो है ना वो रकबा जो है वो 2 कनाल का रकबा है तो ये आपका सकनी में आ रहा है, तो आप ऐसा करें मुझे कुछ पैसे दें, मैं ले दे कर ना बात करके तो मैं इसको जो है ना वो जरी में डलवा देता हूँ। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के मुताबिक जो है ना 1 कनाल तक या इससे कम रकबा जो है वो सकनी रकबा में शुमार होगा। ठीक है, यानी अगर आप 1 कनाल तक रकबा खरीद रहे हैं तो गवर्नमेंट ये कहती है कि इसने 1 कनाल में क्या काश्त करना है, इसने ना तो 1 कनाल जरी ज़मीन के लिए इस्तेमाल हो सकती है, ना उस पर कोई सेपरेट से जो है ना वो ट्यूबवेल लग सकता है, ना ही वो इतनी जगह कि उसके अंदर जो है ना वो काश्त की जा सकती है। तो लिहाजा ये बंदा जो 1 कनाल रकबा ले रहा है इसका मकसद ये है कि ये बंदा जो है अपनी रैश के लिए ले रहा है, इसलिए उसको सकनी में शुमार किया जाता है। अगर 1 कनाल से ज़्यादा रकबा लेता है तो उसको फिर सकनी में इस्तेमाल नहीं, उसको फिर जरी में इस्तेमाल किया जाता है। फरदात और इंतकालात फीस अराजी रिकॉर्ड सेंटर पर मौजूदा बैंक ऑफ पंजाब के काउंटर में जमा होगी। ज़िला कौंसल फीस ऑफिस में और FBR फीस नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में जमा होगी। बैंक के अलावा किसी भी शख्स को कोई नकद रकम ना दें। ठीक है, अगर आप किसी भी बंदे को नकद रकम देते हैं कंप्यूटर सेंटर पे, पटवारी पे, आप खुद जिम्मेदार हैं। ठीक है, अगर वो बंदा नहीं जमा कराता तो कल जिम्मेदारी आप पे आएगी। फाइलर को एक्टिव टैक्स पेयर और नॉन फाइलर को इनएक्टिव टैक्स पेयर पढ़ा और समझा जाएगा। ठीक है, ये जानने के लिए कि आप एक्टिव टैक्स देने वाले हैं कि नहीं, अपने मोबाइल नंबर पर ATL स्पेस अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लिखें और 9966 पर भेजें। आपको मैसेज वसूल हो जाएगा कि आप टैक्स पेयर हैं कि नहीं। हर बंदे को पता होता है, जिसने अपना NTN बनवाया हुआ उसको पता मैं टैक्स पेयर हूँ, वो टैक्स पे कर रहा है। जिसने नहीं पे किया उसको पता मैं टैक्स पे नहीं कर रहा। ये मैसेज करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर वो बंदा समझता है कि मैं चेक कर लूँ, शायद कोई गायबी तरीके से मैं टैक्स पेयर बन गया हूँ, तो वो इस नंबर पे जो है ना वो मैसेज कर सकता है। तो ये जो सारा मैंने स्केड्यूल बताया ना, ये हर अराजी रिकॉर्ड सेंटर में लगा होता है। हम लोगों की पता क्या है, हम लोग जब भी कहीं भी जब काम जाते हैं ना, हम वहाँ पे जो लगे होते हैं ना, ये साइन बोर्ड लगे होते हैं, स्केड्यूल लगे होते हैं, कभी ने हमने इनको पढ़ने की कोशिश ही नहीं की। उसके ऊपर लिखा भी होता है, कोई बंदा आपके खिलाफ बदतमीजी करता है, काम नहीं करता, कंप्लेन करें, ये स्केड्यूल है हमारा, इसके मुताबिक चलें। कोई बंदा पढ़ने की ज़रूरत महसूस नहीं करता, जिसकी वजह से हमें जो है ना ख्वारी का सामना करना पड़ता है। खैर, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो नीचे कमेंट्स करें, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब करें। ज़मीनी मामलात में कोई भी मसला है नीचे कमेंट्स करें, एक पूरी वीडियो बनाकर हम आपको गाइड करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।